हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर के ऊपर बात करेंगे जिसको बजट के अंतर्गत डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद भी है। और इस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके का चुनावी माहौल अभी देश के अंदर चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। अभी इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब में, उत्तराखंड में और मणिपुर में जैसे स्टेट्स में इलेक्शन होने बाकी हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो किसानों को हितों को इम्पोर्टेंट रखने की कोशिश करती है ताकि जो एक बड़ा वोट शेयर है वो प्राप्त कर सके। अब किसानों के वोट बैंक लेने के लिए आवश्यक है कि इस तरीके की जो किसानों की समस्याएं बेसिकली खेतीबाड़ी से जुड़ी उनको सॉल्व करना हर गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी में होती है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो किसानों से जुड़े हुए जैसे फर्टिलाइज़र्स है, तो फर्टिलाइज़र्स के ऊपर काफ़ी बेनिफिट वो किसानों को दे सकती है। अब बात कर लें फर्टिलाइज़र्स की, तो भारत में बेसिकली, भारत में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी 3 प्रकार के फर्टिलाइज़र चलते हैं, जो एक नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, पोटेशियम बेस्ड होते हैं, और तीसरे जो होते हैं फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जिसको NPK फर्टिलाइज़र्स बोला जाता है। इनका जो रेशो होता है, नाइट्रोजन बेस्ड जनरली ट्वाइस अमाउंट के अंदर डाला जाता है, और फास्फोरस और जो पोटेशियम बेस्ड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको बेसिकली 1:1 के रेशो के अंदर खेतों में डाला जाता है। अब भारत के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस है इसका कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो नाइट्रोजन बेस्ड है यानी यूरिया है, जैसे सपोज यूरिया है तो यूरिया की प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होती है कि कोई भी कंपनी इस प्राइस से ज़्यादा पे उसको नहीं बेच सकती, तो उसको प्राइस कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो वो यूरिया के ऊपर तो अप्लाई है, लेकिन जो फास्फोरस और जो पोटेशियम बेस्ड है उन वो जो फर्टिलाइजर्स है उनको प्राइस कंट्रोल तो नहीं किया गया है, लेकिन उनको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। सब्सिडी तीनों ही टाइप के फर्टिलाइजर्स के लिए दी जाती है, लेकिन प्राइस कंट्रोल केवल जो नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया है उसके ऊपर किया गया है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा उसको किसानों को नहीं बेचा जा सकता है, ज़्यादा उससे प्राइस से नहीं ली जा सकती है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं ये फर्टिलाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे वर्तमान जो वर्तमान के अंदर जो अभी बजट आने वाला है उसके अंतर्गत। तो इसी कारण से ये उम्मीद की जा रही है कि जस्ट 2-5 दिन के अंदर जैसे ही मार्केट की सिचुएशन ठीक होती है तो डेफिनेटली इस सेक्टर को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। अब भारत में कई कंपनियां जो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर काम करती है, जैसे अपन मान चंबल फर्टिलाइजर्स हो गया, और इसके अलावा जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल हो गया जो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो ये कंपनियां डेफिनेटली इस बजट से फ़ायदा उठाने वाली है, क्योंकि उनका कंजप्शन बढ़ेगा तो बिज़नेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनके प्राइस के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि जो ये तीनों फर्टिलाइज़र जो हमने अभी चर्चा करी है वो कौन कौन से ग्रुप को इससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चंबल फर्टिलाइजर्स के देख लेते हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स के बेसिक्स। इसके लिए हम स्किनर.in वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो आपको पूरी डिटेल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर शेयर के बारे में डिटेल में बताती है। तो देखो, चंबल फर्टिलाइजर जो है बेसिकली यूरिया, जो मैंने बताया नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर होते हैं यूरिया, उसका प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करती है। अब इंडिया के अंदर बात करें अपन, तो इंडिया के अंदर यूरिया टोटली हम ऐसा नहीं कि उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं, हम 80% ही यूरिया प्रोड्यूस कर पाते हैं। रिमेनिंग जो 20% यूरिया वो हम इम्पोर्ट से पूरा करते हैं। और जो नाइट्रोजन पोटेशियम बेस्ड और जो फास्फोरस बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स है वो पूरा का पूरा ही हम इम्पोर्ट करते हैं, तो ये मार्केट जो कंडीशन है फर्टिलाइजर्स की वो भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स के देखो बेसिक्स अपन बात करें तो ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, और करंट प्राइस इसका 483 रुपये के ऊपर चल रहा है। हाई इसका 485 का और 200 रुपये का इसने लो देखा है। स्टॉक पी है 13% के आसपास का, 13.0 का चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 143 रुपये, तो बुक वैल्यू से इसकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 3 गुना के करीब इसकी मार्केट वैल्यू है। और डिविडेंड यील्ड है वो 1.55% के आसपास है, जो ठीक कह सकते हैं हम। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 20% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। और रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 30.6% है। फेस वैल्यू इसकी 10% है, मतलब इसमें अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, तो फेस वैल्यू इसकी 10% है। अब ये इसका 1 ईयर का चार्ट है, आप देख सकते हो। इसकी प्राइस 18 मई 2021 को लगभग 200 सवा 200 रुपये करीब चल रही थी, और आज बढ़कर ये लगभग दुगने के करीब हो गया है ये। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है और वो उसको लगातार रिड्यूस कर रही है। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें कंपनी का, तो वो 45.07% है, जो बहुत ही शानदार है 5 ईयर्स के लास्ट का बात करें। और 3 ईयर का ROC और ROE वो भी काफ़ी अच्छा है। ROE जो है वो लगभग 28% के आसपास का इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है।
डेटर डेज की बात करें, डेटर डेज से मतलब होता है कि भाई कोई भी मान लो कंपनी जो है वो पैसे किसी कस्टमर को देती है, प्रोडक्ट बेचती है, तो उसके कितने दिन में उसके पास पैसे उसके पास में आ जाते हैं, ताकि वो जो उसका केस रेशियो वो सही से बना रहे। तो वो लगभग 33 दिन पे इम्प्रूव हो चुका, जो पहले 125 दिन के करीब था। अब कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका मतलब है कि कंपनी के जो इसकी कंपनी के जो पास में जो रिजर्व है वो उसके डेट की तुलना में कम है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें रिस्की फैक्टर इसके अंदर है। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली सेल्स इसका देखो 12% के आसपास रहता है लास्ट क्वार्टर के अंदर, और उससे पहले वाले क्वार्टर में 9% के आसपास था। एक्सपेंसेस भी लगातार बढ़े हैं इसमें, और वो लगभग लास्ट क्वार्टर में 63% मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, और एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग 1% के आसपास कॉन्स्टेंट सी बनी हुई है। तो दैट्स मीन इसका मटेरियल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूरिया बेस्ड है। यूरिया NH2CO इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन बेस्ड एक फर्टिलाइजर होता है ये। और इसके अदर पैरामीटर्स हैं, हम नीचे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 18 से लगभग 20% के करीब का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो काफ़ी ठीक कहा जा सकता है। सेल्स ईयरली वाइज बात करें तो लगभग 4% की ईयरली वाइज सेल्स रही मार्च 2021 में, जो उससे पहले वाली सालों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि उससे पहले लगभग 20% और उससे पहले 33.86% की सेल्स ग्रोथ रही थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 20% के आसपास है। इंटरेस्ट जो है वो लगभग इसके मिला है लगभग 153। डिप्रिसिएशन चार्जेस में भी वृद्धि हुई है, 295 पहुंच चुका है। अर्निंग पर शेयर जो है आप देखो 43 के आसपास चल रहा है, जो काफ़ी हेल्दी, काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। 40 प्लस का है तो दैट्स मीन काफ़ी अच्छा ही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट ईयर कम रही, लगभग 4% के आसपास। उससे पहले 3 ईयर की बात करें तो लगभग 19% के आसपास थी सेल्स ग्रोथ। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर का 18% रहा, और उससे पहले जो 3 ईयर्स की थी लगभग 42% की, और 5 ईयर की भी लगभग 45% की इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा था, जो काफ़ी ठीक है। हालांकि एक साल में इसमें गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक प्राइस है वो एक साल के अंदर लगभग 113% बढ़ चुके हैं। उससे पहले 3 साल की बात करें तो वो 43% बढ़े थे, और 5 ईयर के अंदर लगभग 42% बढ़े थे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल के अंदर 21% के आसपास रही है, लास्ट ईयर 31% के आसपास, तो काफ़ी ठीक है। लगातार इसमें निकट के जो सालों के अंदर जो है इक्विटी में जो रिटर्न ऑफ इक्विटी वो काफ़ी बढ़िया है। देखो रिजर्व्स इसके पास में लगभग 5,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स इसके पास पड़े हैं। बोरोविंग्स जो है वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए की इसके पास बोरोविंग है। तो ऐसा नहीं कि ये अपनी कैपिटलाइजेशन को नहीं कर पाएगा, सफिशिएंट इसके पास रिजर्व्स पड़े हैं। बोरोविंग्स जो हालांकि बड़े हैं, लेकिन हम कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई इसके रिजर्व्स की कंपैरिजन में बोरोविंग्स कम है, तो दैट्स मीन कंपनी ऐसे कोई खतरे वाली स्थिति में नहीं है। अब नीचे इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो पॉजिटिव बना हुआ। ये काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव बना हुआ है, और कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश फ्लो अवेलेबल है। कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मार्च 2019 में हालांकि नेगेटिव था ये, और इससे पहले की बात करें मार्च 2020 के अंदर तो वो पॉजिटिव रहा। तो ओवरऑल 82 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो पॉजिटिवली दिखा रखा है इसमें। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास करा लास्ट मार्च 2021 में। इन्वेंट्री डेज में कमी आई है, ये अच्छा साइन है कंपनी के लिए कि उसको सफिशिएंट टाइम के अंदर उसके सफिशिएंट अमाउंट उसको रिटर्न हो रहे हैं। प्रोमोटर्स के पास में लगभग 60% की हिस्सेदारी है, और लगभग लास्ट 2 साल के अंदर प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये भी कंपनी के प्रोमोटर्स का कंपनी के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, उस चीज़ को बता रहा है। तो ये एक हेल्दी साइन है। FIAs ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है इसके अंदर, दैट्स गुड। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की कॉन्स्टेंसी ये लगभग 15% के आसपास, और रिटेल इन्वेस्टर और पब्लिक के पास में लगभग 16-17% का इसके पास में हिस्सा है। तो हमें कह सकते हैं प्रमोटर यदि अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें किसी नेगेटिवली होने की चांसेस कम है। FIAs भी काफ़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, तो और वो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी की फाइनेंशियल की पॉजिटिविटी को बताती है सब चीज़ें। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक सी कंपनी है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर बहुत शानदार फाइनेंशियल्स है, लेकिन हाँ ये है कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने दिक्कत वाले भी नहीं हैं। कंपनी लंबे टाइम तक सस्टेन करेगी, ठीक है। और इसके अदर टॉपिक्स के ऊपर हम बात करें कि कंपनी का कहाँ क्या क्या है,
तो इसका देखो जॉइंट वेंचर लगाकर इसने मोरक्को के अंदर भी एक फॉस्फोरिक एसिड का एक प्लांट मोरक्को में सेटअप किया है। अब मोरक्को आपको ध्यान अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे खेतीबाड़ी टाइप की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इसने प्लांट लगाया फॉरेन के अंदर भी। और इंडिया के अंदर इसने हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि नाइट्रोजन बेस्ड जो यूरिया प्लांट है वो लगा रखे हैं। तो ये इसका एक ओवरऑल इसका एक डिस्क्रिप्शन था इस शेयर का। तो किसी भी प्रकार का आप यदि डिसीजन लो इसमें परचेज़ करने का या फिर किसी भी, तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करना। ऐसा नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखो और आप जस्ट नेक्स्ट डे उसमें परचेजिंग कर लो। आप एक डिटेल स्टडी करो, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कर लो, उसके प्रोज कौन सब कुछ जान लो, और फिर आप प्रॉपर ट्रैकिंग करने के बाद ही आप किसी प्रकार का डिसीजन लेना। और यही कहना चाहूँगा भाई, बजट के ऊपर भी आप ध्यान रखना। बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कि बजट में किस तरीके के अनाउंसमेंट होते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई निकट भविष्य में कई राज्यों में चुनाव है, तो ये कह सकते हैं हम कि किसानों को फ़ायदा देने के लिए और किसानों को वोट लेने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के निर्णय ले सकती है कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाए। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि फर्टिलाइजर सेक्टर इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। बाकी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करना। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें।